हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लेक्चर में हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया था। सेकंड लेक्चर में हमने न्यूटन के जितने लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, ये हमने पढ़ लिए थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, कंजर्वेशन का एक लॉ पहले भी पढ़ा होगा आपने, कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अकॉर्डिंग क्या होता था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 3 लॉज होते हैं कंजर्वेशन के, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम पढ़ रहे हैं, और लास्ट विल बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये 3 लॉज ऑफ कंजर्वेशन हमें पता होने चाहिए। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये हमने पढ़ लिया था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता देते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, खत्म नहीं होती है इन अ कंजर्वेटिव मीडियम। ठीक है, अब जो आता है लास्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस, इसको समझते हैं। ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा बॉडी इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू this law, when two or more bodies interact with each other, 2 or more bodies interact with each other, the vector sum of their momentum remains constant, but condition है until an external force ऑन them। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब है, जब 2 या 2 से ज्यादा बॉडी, ये जरूरी नहीं है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप 1-2 ही बॉडी लें, बहुत सारी भी हो सकती हैं। 2 या जब 2 से ज्यादा बॉडीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट मतलब एक दूसरे से कोलाइड कर सकती हैं, एक दूसरे को पुश कर सकती है, मतलब आप उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए फोर्स लग रहा है एक दूसरे से। ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है। देन द वेक्टर सम, वेक्टर वर्ड क्यों आया है? क्योंकि वेक्टर क्या है, जो मोमेंटम है हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो ऐसे सिंपली स्केलर की तरह ऐड नहीं होता है, इट इज ऑलवेज एडेड इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म की तरह होगा। रिमेन्स कांस्टेंट, इन दोनों का जो वेक्टर सम रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसका मतलब कहने का ये है कि जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में रहेगा, दोनों का जोड़ के। 2 बॉडीज है, दोनों का एक का मोमेंटम P1, दूसरे का P2, दोनों का ऐड कर देंगे तो P1 + P2 जो भी बनेगा वो पहले जो था वही सिस्टम बाद में भी वही रहेगा। ठीक है, तो रिमेन्स कांस्टेंट, बट कब तक? जब तक कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता। अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो ये चीज खत्म हो जाएगी। समझ आ गया? हम ये कब बात करेंगे, ये सिस्टम, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम बात कर रहे हैं, ये हम अप्लाई करते हैं इंटरनल फोर्सेस के लिए। इंटरनल फोर्स कैसा होता है समझते हैं। जब हम एक ही जो सिस्टम, जितने भी बहुत सारी बॉडीज है ना हमारी, उन सबको एक में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर ही बात कर लेते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मतलब अगर हमारे लंग्स है, लीवर, किडनीज, स्टमक, इंटेस्टाइन, सारे हमारे अंदर हैं ही हैं। तो जब क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जैसे पेट, खाना खाया, पेट फूल रहा है तो इंटेस्टाइन को दबा रहा है, या फिर आपका ऊपर लीवर पे थोड़ा सा पेट डाल रहा है ना। तो क्या हो रहा है, जब वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, है ना, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर इंडिविजुअली आप स्टमक पे देखोगे तो स्टमक में बाहर से स्किन फोर्स लगाएगी। जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो स्किन फोर्स लगा रही है कि भैया कम कर खाना, कम पेट अंदर जा। ठीक है, लेकिन अगर हम एज अ होल बात करें, पूरी बॉडी की बात करें, हम ऊपर अपना स्किन, पूरी बॉडी एज अ बॉडी की बात करें, तो हमारे जो पेट के अकेले मोशन से हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको इस तरह से समझ सकते, एक और तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है, आप क्या करोगे, उसको अगर कोई भी है उसको अपने हेड से पकड़ा, उसको उठा सकते हो, या फिर आपने ऐसे पकड़ा गोदी से
उठा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप एक बॉडी हो, दूसरा वो बॉडी है, दो बॉडीज अलग अलग होगी, ठीक है। आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उठा दिया उसको, ठीक है। अब क्या करो, आप अपने हाथों को ही अपने पास ऐसे पकड़ो और उठा सकते हो आपको, आप कितना भी ट्राई करो, ठीक है। आपने बाल पकड़े के खींचने की कोशिश करो, आप अपने आप को नहीं लिफ्ट कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो हैंड है और ये बॉडी है, ये एक ही पार्ट है, ये दोनों इंटरनल फोर्सेस हो गए। कोई भी दो बॉडीज अगर मैंने एक साथ मान ली, एक कंबाइंड फॉर्म में मान ली, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो इंटरनल फोर्स होगा, ठीक है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो टोटल इंटरनल जो बॉडी था, है ना, उसका मोमेंटम वही कंजर्व रहेगा, पहले भी और बाद में भी। फोर्स लगने मतलब इंटरनल एक दूसरे से इंटरेक्ट करने से पहले भी जो मोमेंटम था वही बाद में रहेगा। समझ आ गया होगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझाते हैं। इसको समझाने के लिए देखिए, इसकी एप्लीकेशन पे तो आएंगे, लेकिन इसको पहले हम ना थोड़ा सा वैसे समझा देते हैं कैसे होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज करो ये एक बॉडी है ए, ठीक है, इसका मास है ma, इसका मास है ma, ये बॉडी है, मास है हमने ले लिया, ठीक है। ये सपोज करो ऐसे जा रही थी एक u वेलोसिटी से, u a वेलोसिटी से जा रही थी, ठीक है। और जाके इसने क्या किया, एक बॉडी दूसरी बॉडी को टकराया के ऊपर, ये खड़ी थी, दूसरी बॉडी रुकी हुई थी, जिसका मास था b, ये रुकी हुई थी, ये बॉल आई, ये ऐसे आगे टकराई उससे, ठीक है। अब जब आगे टकराएगी तो इस बॉडी के लिए ये बॉडी क्या करेगी, इस पे फोर्स लगाएगी जब इंटरेक्ट करेगी, है ना, है ना। तो ये बॉडी इसके लिए तो क्या हो गया, एक्सटर्नल बॉडी होगी। यानी अगर बॉडी माने ए वाली बॉडी बी के लिए एक्सटर्नल बॉडी हो गई, तभी तो ये इस पे फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। अब ये एक्सटर्नल बॉडी है, फोर्स लगाएगी तो ये मूव कर जाएगी, आप ये तो मान, यही तो होता है, ना, ये मूव कर जाएगी, ठीक है। बट जब भी अगर हम बात करें इन दोनों को एक साथ एक कंबाइंड सिस्टम मान लेते हैं, हम एक सिस्टम मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम मान लिया हमने, दोनों को एक साथ एक सिस्टम में रख लिया। तो जब सिस्टम में रख लिया तो ये दोनों एक दूसरे टकराएंगे, तो ये जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, फोर्सेस लगे, वो क्या हो गया, इंटरनल फोर्सेस बन गए, वो इंटरनल फोर्सेस की तरह एक्ट होने लगे। तो होगा क्या, जब ये दोनों एक दूसरे टकराए, है ना, तो ये जब दोनों एक दूसरे टकराए तो ये दूसरे के बाद बीच में इसको, ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्शन फोर्स करेंगे, दोनों फोर्स का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सिस्टम एक ही सिस्टम के पार्ट है, तो इंटरनल फोर्स हो गया ये, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल जो इस पूरे का इन दोनों का मोमेंटम था, p मोमेंटम a प्लस p मतलब मोमेंटम b का जो सम इनिशियल था, पहले जो था वही बाद में भी मेंटेन रहेगा। ऐसी कंडीशन में ये दोनों का जो मोमेंटम पहले था इनिशियली, तो यही फाइनल में भी रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी आपकी दो बॉडीज को हम एक ही सिस्टम मान लेते हैं, ये दो या दो से ज्यादा बॉडीज के लिए अगर हम बात करें, उनको एक ही सिस्टम में मान लेते हैं। अब देखो दोनों को एक ही सिस्टम मान लिया, फोर्स लगा इन दोनों के बीच में लगा, ठीक है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अंदर लगा, ये दोनों एक सिस्टम में माने गए थे, तो ये एक दूसरे का इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इंटरनल फोर्स हो गए, तो इसको हम हटा सकते हैं, इनको हम कैलकुलेशन में, हम ऑब्जर्वेशन में नहीं लेंगे, इन्हें हम हटा देंगे, इस फोर्स का कोई इफेक्ट दिखाएंगे नहीं। हम दोनों जो बॉल्स हैं, इन दोनों को सिस्टम एक ही सिस्टम मान के चल रहे हैं, तो ये दोनों का इंटरेक्शन, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, ये क्या होगा, इंटरनल इंटरेक्शन होगा। और इंटरनल इंटरेक्शन में ये हमें याद रखना है कि जब भी इंटरनल इंटरेक्शन होता है तो इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू हमें कंसीडर नहीं करनी है। समझ आ गया। तो इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू हमें कंसीडर करनी नहीं है, बट हमें क्या करना है, हमें ये बता रखना है कि जो इनिशियल कंडीशन थी इसका और इसका, दोनों का जो मोमेंटम था इनिशियली, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ, वही तो था मोशन, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन दोनों के, इस पूरे सिस्टम के पास जो पहले था वही सिस्टम के पास बाद में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, ये चीज आपकी समझनी है आपको। क्लियर हो गया। चलिए एक समझते हैं, एक और तरीके से समझते हैं। मैंने दो बॉडी जब इंटरेक्ट करेंगी, उन दोनों को एक सिस्टम मान लेना है, और जब दोनों एक दूसरे को सिस्टम मान लोगे तो इन दोनों का जो मोमेंटम का जो सम है वो इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा। यही कंसेप्ट है इसमें। एक और कंसेप्ट, एक और देख लेते हैं। देखिए हम अब आते हैं एप्लीकेशन टाइप में आते हैं। हम सबने पता है गन वाला सिस्टम तो पता ही हमें, ये गन होती है,
ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, ठीक है। एक ये गन है सपोज करिए, ठीक है, इसमें क्या है, बुलेट है इसके अंदर, इसके अंदर ही बुलेट रखी होती है जब फायरिंग से पहले। और हमने क्या किया, इनिशियली ऐसे ये था, गन रखी है ना, वो बुलेट इसके अंदर ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने फायर कर दिया। जब हमने फायर किया, ठीक है, तो फायर करने पे जो गन है, गन तो अभी है यहीं पे, बुलेट क्या हुआ, बुलेट आपकी बाहर निकल आई है ना, और ये बुलेट बहुत तेजी से मूव कर रही है, ठीक है। बुलेट अभी पहले अंदर थी, तो हमने क्या हुआ, हमने बोला गन और बुलेट को एक सिस्टम मान लिया, हाँ है ना, गन और सिस्टम को एक बुलेट, मतलब गन और बुलेट को एक सिस्टम मान लिया, तो ये पूरा एक सिस्टम था हमारे पास, ठीक है। अब बाद में अगर हम बात करें तो जब हमने फायर किया तो बुलेट तो भागने लगी तेजी से इधर को, ठीक है, और जो हमारा गन है वो यहाँ है अभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, दोनों को एक सिस्टम मान लिया था, अभी तो हमने ये बात की दोनों को सिस्टम माना है, तो इनिशियल जो मोमेंटम, इनका मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंटम रहेगा, है ना। अब गन में क्या होता है, जब हम गन को फायरिंग करते हैं, तो बुलेट तो आगे को भाग जाती है, वी वेलोसिटी से, सपोज करो वी वेलोसिटी से इधर भाग गई, तो इनिशियली अगर हम देखेंगे तो सिस्टम का इसमें कोई मोशन था नहीं था, तो गन भी रेस्ट पे थी, बुलेट भी रेस्ट पे थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, बुलेट भाग रही है, जब बुलेट भाग रही है तो गन जो है उस मोमेंट, बुलेट जब आगे भाग रही है तो उसके पास कुछ मोमेंटम आ गया, नहीं आ गया। तो इस मोमेंटम की वैल्यू को कैंसिल आउट करने के लिए जो गन होती है वो क्या कर जाती है, रिकॉइल कर जाती है। क्या कर जाती है, रिकॉइल, मतलब पीछे को आती है, जिससे कि क्या होता है, दोनों का जो इंटरेक्शन है ना, जितने मोमेंटम से ये बुलेट आगे जा रही है उतने ही मोमेंटम से ये गन भी पीछे को मूव कर जाती है, और जब मूव कर गई दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए मोमेंटम, तो ये कैंसिल आउट हो गए और रिजल्टेंट कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये चीज समझिए, इनिशियल अगर मोमेंटम 0 था, इनिशियल मोमेंटम 0 था, पी इनिशियल अगर 0 था तो फाइनल वाला भी 0 ही होगा, बुलेट आगे जब बुलेट आगे जा रही है तो उसके पास कुछ मोमेंटम है, इस मोमेंटम, देखो मोमेंटम किसका बोल रहे हैं, दोनों बॉडीज के सम का, बुलेट का भी और गन का भी। तो अगर जब गन में से बुलेट आगे जा रही है तो बुलेट के पास तो मोमेंटम आ गया, तो इस मोमेंटम की वैल्यू को कैंसिल आउट करने के लिए जो गन होती है वो बैक मोमेंटम, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम क्रिएट कर देती है, जिसे हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उसकी एप्लीकेशन की बातें करें तो एक उसमें होता है रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखें। कभी आप बोटिंग करने जाओ, शोर है, ठीक है, बोटिंग करने जाओ तो बोट लेके आ गया जो आपका ना, जहां आप जिस बोट में वो कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, तो वो बोट इस तरीके से, ठीक है। अब होता क्या है, जब वो आपको भी बोट आती है किनारे, तो यहां पे ना हुक होता है, और ये बोट जो आपको बोट चला रहा है आपका, वो क्या करेगा, उस हुक में बोट को क्या कर देगा, बांध देगा, रस्सी से एक बांध देगा इसको, ठीक है। फिर आपको बोलेगा कि आप मूव करके इधर आओ, वो आपको बोलेगा कि भैया आप मूव करके इधर आओ, उठो और चल के इधर आ जाओ, ठीक है। अगर ये सपोज करिए ये हुक नहीं बांध रहा, ये आपको बोलता है चल के इधर आ जाओ, तो देखो आप और बोट, ये जो आपका आप और ये बोट, ये क्या है, सिस्टम मान लेते हैं, इन दोनों को क्या मान लेते हैं, सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। इनिशियली जब ये बोट आगे रुकी थी यहाँ पे, तो बोट भी रेस्ट पे आ गई थी और आप भी रुके हुए थे, रेस्ट पे थे, ठीक है। हुआ क्या, जब आपको बोला गया कि उठ के चलो, वहां जाओ आप, ठीक है, तो आप जब उठ के चलोगे ना वहां पे, तो जैसे ही आप चलोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, आपके पास मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि आप चले लगे तो मोमेंटम आगे नहीं आ गया, तो ये मोमेंटम आ गया आपके पास, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम बात करें, जब बोट भी रेस्ट थी, आप भी रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, हाँ या ना। लेकिन जब आप उठ के चलने लगे आगे, तो आपका मास है और कुछ आप वेलोसिटी से चलेंगे, तो मोमेंटम आ गया, हाँ, तो आपके पास तो मोमेंटम आ गया। तो नेट मोमेंटम बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होना चाहिए। आपका तो मोमेंटम हो गया इधर को, बोट क्या करेगी, इस मोमेंटम को, जो आपने मोमेंटम क्रिएट हुआ है चलने से, इस मोमेंटम को कैंसिल आउट करने के लिए अपने आप को क्या कर लेगी, बैक साइड को क्या कर लेगी, मूव करना
स्टार्ट कर देगी सच दैट कि ये जो आपका मोमेंटम क्रिएट हुआ है m इंटू वी, ये कैंसिल आउट हो जाए इसके मोमेंटम कैपिटल M इंटू यू, कुछ भी होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब एक सिस्टम मान लेते हैं, जब दो और दो बॉडी का इंटरेक्शन होता है और वो दोनों बॉडीज को एक ही सिस्टम के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है, तो होता क्या है, ये जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर जो मोमेंटम है इनिशियल था और फाइनल था वो दोनों सेम रहते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आते। ठीक है, और चेंजेस कब, अगर चेंज आ रहा है इसका मतलब क्या है, उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए आज समझ आया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अ गन fires a bullet of mass 50 gram with a speed of 200 meter per second, 200 meter per second. Calculate recoil speed, calculate recoil speed of gun if mass of gun is 1.5 kg, 1.5 kg, ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये कैसे, ऐसे क्वेश्चन जब रिकॉइलिंग ऑफ गन के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझना है कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। ठीक है, देखिए इनिशियली क्या था, गन थी, एक बेसिक गन बना लेते हैं, और बुलेट थी इसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसके शेल पे बुलेट होगी जो भी है। ठीक है आपका, तो क्या है, इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल, अगर देखें तो पी इनिशियल क्या था, हम दोनों केस लेते हैं, इनिशियल का केस इधर रखते हैं, फाइनल इधर रखते हैं। पी इनिशियल देखें तो गन भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी, दोनों के दोनों रेस्ट पे थे। तो मास ऑफ गन इनटू जीरो, वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी जीरो। इसको लिखते हैं इस तरीके से, मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी को यूजी लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी को यूबी रख देते हैं, यूबी ऐसे, वो फाइनल वेलोसिटी को वी की फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोमेंटम निकाल रहे हैं। अब आ जाता है, ये इनिशियल था, तो इनिशियल कितना आ गया, जीरो, इनिशियल आ गया जीरो। फाइनल में आते हैं, फाइनल में आप देखें, फाइनल में आपकी जो बुलेट है जिसका वेट है 50 ग्राम, वो कितने स्पीड से जा रही है, 200 मीटर पर सेकेंड, है ना, जा रही है। ठीक है, गन का मास दे रखा है आपको 1.5 kg, 1.5 kg। चलिए, तो मोमेंटम निकालते हैं। हम मानते हैं, सपोज करते हैं कि गन ना रिकॉइल कर रही, गन झटका लेगी, रिकॉइलिंग मतलब होगा झटका लेना, बैक साइड को लेगी। ठीक है, ले लिया उसने, हमने बोला वेलोसिटी देखेंगे, निकालेंगे, वी मान ली वेलोसिटी। तो अगर मोमेंटम देखें इसका, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ बुलेट इनटू उसका मोमेंटम, मास ऑफ गन इनटू उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात हुई है ना। बुलेट का मास कितना है, ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, तो 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, और वेलोसिटी कितनी है, 200 होगी। चलिए, मास ऑफ गन हमें पता नहीं है, पता है, सॉरी तो पता है हमें 1.5 kg, केजी में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीजी आप छोड़ दीजिए, 3 0 से 3 0 कट के 5 हो जाए 10, तो यहाँ आया 10 प्लस 1.5 वीजी, ये आपका फाइनल मोमेंटम आ गया, पी फाइनल। ठीक है जी, चलिए अब यहां तक समझ आ गया। अब देखो थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करके बताते हैं। देखिए अब क्या लिखोगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के हिसाब से, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन के हिसाब से P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, हाँ या ना, दोनों हो गए सेम, इनिशियल जितना है उतना ही फाइनल होगा, इनिशियल 0 था, 0 लिख देंगे, फाइनल तुम्हारा ये है 10 प्लस 1.5 जी, तो 1.5 जी,
वीजी वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। ये इधर आएगा 10 माइनस में आएगा, माइनस में ये 1.5 v इंटू जी। अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो इट विल बी अराउंड v और g की वैल्यू आएगी माइनस में आएगी, क्या आएगी माइनस में 10/1.5, इसको हम कर देंगे तो 100 ऊपर जाएगा 5 से, मीटर पर सेकंड माइनस का। वेलोसिटी ऑफ गन आ गई 6.66 मीटर पर सेकंड माइनस साइन का। अब माइनस साइन का क्या मतलब होता है समझते हैं। देखिए जो बुलेट है आपकी वो गई है इस डायरेक्शन में, बुलेट गई है इस डायरेक्शन में, हाँ या ना। तो बुलेट अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया था तो नेगेटिव साइन शो करता है कि हमारा जो गया है वो बैक साइड को निकल गई है, बुलेट आगे को गई है तो गन पीछे को गई है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक साइड को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि गन क्या कर रही है, बुलेट की डायरेक्शन से अपोजिट जा रही है। समझ आया क्या होगा? चलिए ये समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए, अगर हम बात करें तो 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन 1D। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 1D के लिए आते हैं। जब आप 11th में जाएंगे तो 11th में आपके जाके क्या होते हैं, ओब्लिक कोलिजन जब आता है तो वो हो जाता है इन 2D और 3D, तब जाके आपके 2D और 3D का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। अभी आपके लिए खाली 1D में है। 1D में क्या रहता है, 1D में आपको बहुत आसान मिलेगा। क्या करना है, सपोज करिए एक क्वेश्चन आता है, एक बॉडी जा रही है, एक बॉडी है ए, उसका मास है ma, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी है u, या ऐसे करते हैं 1 1 मान लेते हैं, एक का मास है m1 u1, ये दूसरी बॉडी है वो भी जा रही है m2 u2, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखा गया कि u1 की वेलोसिटी ज्यादा थी u2 से, तो u1 ज्यादा था तो ये जाके सीधा हिट करेगी उसको, हाँ या ना। थोड़े टाइम बाद ये जो जिसे अगर बात करें हमने टाइम स्टार्ट किया था t 0, थोड़े टाइम बाद कुछ रहा होगा टाइम t टाइम बाद, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, हिट कर दिए, ये दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे को हिट कर दिया, और ये मूव तो कर ही नहीं आगे, m1 और m2 दोनों ने हिट कर दिया। अब हिट करने के बाद क्या हुआ, पीछे वाले ने जो आगे वाले को हिट किया तो वो आगे वाले को धक्का जर्क लगा और वो आगे चले गई, ठीक है। तो अब पीछे वाला जो था हमने बोला ये मास m1 है, इसकी वेलोसिटी क्या रखी v1 हो गई, चेंज हो जाएगी वेलोसिटी ना, जब टकराने के बाद जैसे कार और एक किसी चीज का कोलिजन होता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, चेंज हो गई v2, मैंने हमने मान लिया v2 होगी, और दूसरे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो गई v1 से v2 हो गई, मतलब ये v1 हो गई वो v2 ले लेते हैं। तो अब क्या हो गया, v2 ग्रेटर देन v1 हो गई, तभी तो एक दूसरे को टकराएंगे नहीं, v2 ज्यादा है तो आगे भाग गई। तो ऐसे केसेस में ये देखिए ये सीधी एक लाइन में चल रहा है ना, ये स्ट्रेट, ये इन्हें कहते हैं 1D, क्योंकि सारा का सारा मोशन एक ही लाइन के अलावा एक स्ट्रेट लाइन के अलावा, उसके अलावा कहीं पे डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं 1D। ऐसे कंडीशंस में आप याद रखिए क्या करना है, एक साइड में साइन कन्वेंशन ले लेना अपने हिसाब से, राइट साइड को हमने बोल दिया पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को हम मान लेंगे नेगेटिव। राइट साइड को हमने मान लिया पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को हमने मान लिया नेगेटिव, ठीक है। तो जो भी आपको राइट साइड में मोशन दिखाई देगा, जैसे ये राइट में जा रहा है, ये राइट में जा रहा है, तो इन सबको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस के लिए क्या बन जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है m1 u1, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस m2 u2, ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसका है मास इनटू वेलोसिटी प्लस इसका मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल केस ये होगा t फाइनल तक अगर हम बात करें, टाइम स्टैंड फाइनल हो गया तब क्या है, इज इक्वल टू m1, इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो v1 इधर को है तो v1 प्लस m2 v2। तो ये आप इस पे यूज कर सकते हैं जब ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल केस। सपोज करिए उल्टा केस है, इस बार थोड़ा सा केस चेंज कर देते हैं, केस थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या बोला, इस बार एक बॉडी m2 है, ये आ इधर को थी u2। ये क्वेश्चन, ये जो हम बता रहे हैं बेसिकली साइन कैसे लेना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन में बात कर रहे हैं, इसके लिए समझिए, ठीक है। तो ये m1 जा रहा, m1 u1 की स्पीड इधर की थी, m2 उधर से आ रहा था, आगे दोनों टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ, सपोज करो m1 की स्पीड ज्यादा थी, जो u1 था बहुत ताकतवर था, उसमें बहुत बड़ा हैवी था, उसको धक्का दे दिया, ठीक है।
तो ये इधर को ये बाद में क्या हुआ, m1 v1 इधर जा रहा है, m2 v2 इधर जा रहा है, बाद में अगर हो गए। तो अगर आपको अब साइन कन्वेंशन यूज करनी है, आप देखिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल के लिए m1 u1 पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। अगला है m2 u2 कहां को है, नेगेटिव की तरफ है। तो क्या यहां क्या लेना पड़ेगा आपको, माइनस साइन। क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन, क्योंकि u2 की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अगला आता है इसमें फाइनल आएगा m1 v1 दोनों v1 और v2 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो आपको समझ आया साइन चेंज करना कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप एक साइड पॉजिटिव लेते हो तो दूसरी साइड को नेगेटिव लेना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए, ठीक है। मास से नेगेटिव हो नहीं सकता, मास तो पॉजिटिव रहता है। क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ आ गया। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं कॉलिजन का। क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, सीधा फिगर डायग्रामेटिकली समझा देते हैं क्या होगा, ठीक है। ऐसा हुआ है, एक बॉडी है, इसका वेट है 10 kg, जब इसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड, और दूसरी बॉडी है, ये आ रही है इधर को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसका मास है 1 kg, ठीक है। ये दोनों आए, टकराए, टकराने के बाद क्या हुआ, जो 10 kg वाली बॉडी है ये इधर को ही मूव करती चलेगी, कितनी स्पीड से, वो करने लगी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब बात आती है ये वाला जो दूसरा बॉडी है, इस बॉडी के जाते हैं, जिसका मास है 1 kg, इसकी स्पीड कितनी होगी, ये इधर को, अगर इधर को है या उधर को है, कहां को है वो आपको देखनी है। अब उसकी स्पीड, इसकी हम बात करें v वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन इज दिस, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कहां को होगी, कितनी होगी, ये बतानी, दोनों चीजें बतानी है। डायरेक्शन भी बतानी है और ये भी बताना है कि वैल्यू कितनी होगी। यहां तक समझ आ गया। चलिए इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए क्या है, सीधा है इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, ये दो ही बॉडी है, दोनों ही टकरा रही है, कोई एक्सटर्नल बाहर से और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल के लिए आते हैं, तो p हमारा बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। इनिशियल निकालते हैं, इनिशियल देखिए इधर को जा रहा है, इधर को हम ऐसे करके देखिए, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले करने से पहले इस साइड को मैं मान लेता हूं पॉजिटिव, इस साइड को मान लिया नेगेटिव। आप चेंज भी मान सकते हैं, आप इधर को नेगेटिव उधर को पॉजिटिव, कोई भी कुछ ले सकते हो, लेकिन अपोजिट लेनी है। एक इधर को पॉजिटिव लोगे तो इधर नेगेटिव, इधर को नेगेटिव तो इधर को पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इनिशियल निकालते हैं। मास m1 10, वेलोसिटी 4, पॉजिटिव डायरेक्शन यस पॉजिटिव लेंगे, प्लस मास 1, वेलोसिटी -5, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना इसलिए -5 लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू फाइनल क्या है, मास 10, वेलोसिटी +1, तो ये +1 की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। मल्टीप्लाई तो × 1 ही लिख देते हैं, प्लस जिसकी वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन हमें पता ही नहीं है तो उसको हम क्या मान लेंगे, प्लस में ही मान लेंगे, अपने आप ही माइनस आएगा तो हमें समझ आ जाएगा डायरेक्शन हमने गलत ली है। 4 × 10 40, 1 × 5 -5 माइनस का 5 इज इक्वल टू 10 प्लस b। 40 में से 5 गया 35, और यहां से 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 25, तो v आ गया हमारा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए 25 मीटर पर सेकेंड कैसे हो रहा है, अब आप देखिए क्यों हो रहा है, इतनी स्पीड कैसे आ गई। इसकी स्पीड ज्यादा आने का रीजन क्या है, ये देखिए बॉडी 10 kg बहुत हैवी बॉडी है, ये हैवी बॉडी आगे जब हिट करेगी इस छोटी सी बॉडी 1 kg वाली बॉडी को, ये तो इसको बहुत दूर तक फेंका जाएगा, है ना, तो इसलिए इसका ही वैल्यू आ रहा है, ठीक है जी, समझ आ गया। और साइन क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब ये कहां को जा रहा है, इधर को ही जा रहा है, क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। एक बॉडी है, इसी तरीके से क्वेश्चन है, एक बॉडी है, सपोज करिए इधर को जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरी बॉडी है, इसका वेट है आपका सिमिलर ले लेते हैं 12 kg, वो इधर को आ रहा है विद द स्पीड ऑफ, अगर मैं यहां पे 1 ले लूंगा तो सही रहेगा, नहीं रहेगा। अगर हम बात करें यहां पे 1 लिख देंगे 1 मीटर पर सेकंड, तो कभी भी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, बिकॉज
ये दोनों कभी टकराएंगे ही नहीं, हमें तो टकराना है तभी तो वैल्यू चेंज होंगी। अगर दोनों में एक कांस्टेंट, एक ये अलग रहेगा ये अलग रहेगा तो सेम स्पीड से चलता रहेगा। तो हमें तो स्पीड बढ़ा के देंगे, हम तो देंगे बड़ी स्पीड, हम देंगे सिर्फ सपोज करो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड दे दी। अब ये आई टकराई, पीछे से आगे हिट किया इसने और हिट करने के बाद ये मूव करने लगे, तो आगे वाला जो था उसकी स्पीड हो गई 10 वाले की स्पीड हो गई, हमने मान लिया इसको थोड़ी बढ़ गई 3 मीटर पर सेकंड। तो बड़े वाले की स्पीड क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी बतानी है कितनी रहेगी। ठीक है जी, करें स्टार्ट। अब देखिए इसमें ना थोड़ा सा यहां से समझना है, हमें डायरेक्शन देखिए इसकी इधर दिख रही है, इसकी इधर, इसकी इधर। चलिए हम अपना अपने साइन कन्वेंशन जो नॉर्मल हम लेते हैं उसी को लिख लेंगे, इस साइड को पॉजिटिव इस साइड को नेगेटिव ले लिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इधर से। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, जो हमारा रहेगा इनिशियल जो है वो फाइनल के बराबर है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं, इससे निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये तो है, P इनिशियल निकालेंगे इधर को 10 into -2, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, माइनस डायरेक्शन जा रहा है, तो 10 into -2 20 माइनस। इसीलिए सेम देखो ये भी 4 भी माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए माइनस में जा रहा है, तो 12 into -4 माइनस कितना हो जाएगा 48 इक्वल टू, दो ही बॉडी थी तो 2 हो गया। अब यहां आते हैं, ये भी माइनस की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा 10 into 3 माइनस का 30, मास इनटू वेलोसिटी होता है फार्मूला, है ना, ये हो गया। अब 12 into v क्या आया, 12 into v ये आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं, 48 minus 20 minus 68, 68 उधर से प्लस 30 आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 38 इज इक्वल टू 12v। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 30 यहाँ माइनस का है, यहाँ आगे प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो आपको ऐसे मिलेगी वैल्यू माइनस 48 प्लस 30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे करेंगे तो 38 ही आएगा। इन दोनों का ऐड किया माइनस 68 में प्लस 30 तो 38 ये हो गया। अब इसको v को इधर डिवाइड में लेके आ जाएंगे तो इसको आंसर आपका आ जाएगा ऐसे। तो इसका v आंसर, v की वैल्यू निकालते हैं -38/12, 4 के बदले जाएगा 2 से जाएगा 2 9 18, तो v इज इक्वल टू -19/6, अगर पॉइंट में निकालेंगे तो 3.16 क्या आ गया आपकी 3.16, माइनस का आया तो इसका मतलब क्या है, इधर को नहीं होके इधर को जाएगा 3.16 मीटर पर सेकंड। यहां समझ आ गया होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको करना क्या है, आपको बस इनिशियल मोमेंटम निकालना है। ठीक है, बॉडीज की डायरेक्शन के हिसाब से साइन लेना है प्लस या माइनस। ठीक है, आपने निकालना है इनिशियल मोमेंटम, फिर फाइनल मोमेंटम निकालना है। फाइनल मोमेंटम में आपको कहीं पे कोई वैल्यू दी नहीं गई होगी, आपको उस वैल्यू को एज्यूम करना है। जो वैल्यू आप एज्यूम करेंगे उस वैल्यू को एज्यूम करने के बाद आपको वो सॉल्व करनी है इक्वेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। लीनियर इक्वेशन बनती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, इसको आपको करना है। यहां तक समझ आ गया। अब आती है बात एप्लीकेशंस की आती है। ठीक है, एप्लीकेशंस के लिए अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन बताते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो एप्लीकेशंस में हम अगर आपकी बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। जो गन की रिकॉइल होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए काम आती है। ठीक है, आप गन का डिजाइन कर रहे हो, आपने उसके हिसाब से क्या होता है, बुलेट और उनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सपोज करो रिकॉइल इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी कोई चला ही ना पाए, क्योंकि रिकॉइलिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी नहीं आएगी आपके में। एक शॉट मारने के बाद आपका रिकॉइल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो रिकॉइलिंग को कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है, पहली चीज। सेकंड, अगर हम बात करें रॉकेट जो propulsion होता है, जो रॉकेट propulsion होता है वो भी किसी से आता है, वो भी आपका इसी को फॉलो करता है। कैसे समझाते हैं, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी है, सिंपल है, उसको वो भी समझा देते हैं, आपको उसी से समझा देते हैं। ठीक है, आपको वो बोलता है कि दो आप बोल लीजिए, कोई भी 2 लकड़ियां, आपने उसको स्टैंड बना लिया इस तरह से और यहाँ वायर बांध दिया। इस वायर में क्या कर दिए, एक स्ट्रॉ ले लीजिए, पानी जो आप पानी पीते हैं इससे स्ट्रॉ, है ना, जूस और जब पीते हैं उनके लिए स्ट्रॉ आता है, स्ट्रॉ। इसमें एक बैलून को ना फुला के आप चिपका दीजिए। ठीक है, इस तरीके से, या नॉट लगा के रखिए। ठीक, अब यहां क्या होगा, अभी क्या है, ये आपका बैलून रुका हुआ है,
ठीक है, तो अंदर जो है गैस भी रुकी हुई है, बैलून भी रुका हुआ है। ठीक, अब क्या करते हैं, नॉट हटा देते हैं। जैसे आप नॉट हटाएंगे तो इससे गैस निकलने लग जाएगी बाहर। तो होता क्या है, जैसे ही गैस निकलेगी तो गैस के पास खुद का मोमेंटम आ जाएगा, है ना। तो इस मोमेंटम को इनिशियल और फाइनल में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब आपका ये जो वायर है ना, ये स्ट्रिंग पे फोर्स नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ओपन रहना चाहिए, स्लिप होना चाहिए इस पे। तो जैसे ही आपका ये आपके पीछे गैस निकलेंगी तो उसके अगेंस्ट पे क्या होगा, उसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, बैलून भी मूव करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि क्या हो, मोमेंटम की वैल्यू इनिशियल और फाइनल मोमेंटम मैच करेगा। इनिशियल 0 था, फाइनल भी 0 रहे। समझ आ गया। यही लॉ को यूज करके क्या करते हैं, रॉकेट को propulsion करते हैं। ये जो रॉकेट आपका खड़ा होता है जमीन पे, तो नीचे को उड़ने से पहले क्या करता है, ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस निकालता है। जितना ज्यादा मोमेंटम गैसेस का बनेगा उतना ही ज्यादा इसमें पुश मिलेगा और ये ऊपर को उड़ जाएगा। ये हमने ये क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो कर रहा है अगर हम वैल्यू वाइज बात करें तो उसको भी। ठीक है, सेकंड कोलिजन को स्टडी करने में हेल्प करता है। जैसे अभी हमने किया, दो बॉडी आई टकराई तो उनकी क्या स्पीड्स कर रहा है, तो वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया। तो इस तरीके से बहुत जो आपके जैसे बोट के लिए हमने बताया था कि आप बोट में जब आप मूव करते हैं तो वहां पे भी मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, तो ये सारी वहां पे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, बोट मूव कर जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको बांधते हैं रस्सी से। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की चीजें हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में होती है। क्लियर हो गया। अब हम कुछ एक्टिविटीज के एक दो एक्टिविटीज हैं वो एनसीईआरटी में, उनको भी समझ लेते हैं। एक एक्टिविटी आती है, ये करनी भी चाहिए आपको। एक गिलास लीजिए, ठीक है, और एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। जैसे प्लेइंग कार्ड होता है उसका एक पत्ता ले लीजिए या कुछ भी आप ऐसे कर सकते हैं, कार्ड ले लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर आप कॉइन रखते हैं, इसके ऊपर आप कॉइन रखो, है ना। और इस कार्ड को आप एक स्वाइप में, मतलब एक बहुत ज्यादा स्विफ्ट मोशन के साथ बहुत तेजी से इस कार्ड को हटा दीजिए। ठीक है, या तो आप उसको मतलब आप मतलब पुश भी कर सकते हैं, मतलब खींच सकते हैं, या उसको धक्का भी दे सकते हैं, मतलब कि ऐसे जैसे हम स्ट्राइकर को करते हैं कैरम बोर्ड की उसमें, तो उस तरीके से। तो आपने पकड़ा, एकदम से खींच दिया, तो होता क्या है, ये जो सिक्का है ये आपको सीधा नीचे गिलास के अंदर मिलेगा, अगर आपने ये बहुत अच्छी तरीके से तेजी से किया। रीजन मीन क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, अगर हम बात करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, इसको समझते हैं। चलिए, ये शो कर रहा है द प्रॉपर्टी नोन एज इनर्शिया। ये क्या शो कर रहा है, इनर्शिया को शो कर रहा है। अगर हम बात करें दिस एक्सपेरिमेंट डिपिक्टिंग द क्या द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, है ना। अगर हम सिंपल बात ज्यादा कुछ नहीं करें तो इनर्शिया की ये प्रॉपर्टीज को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आती है बात इनर्शिया, तो ये यहां से समझ आ गया। तो इनर्शिया के लिए और भी कोई एक्टिविटीज होती है क्या? हाँ, देखा होगा आपने, काफी सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा स्विप कर दिया, अगर डाइनिंग टेबल है उसमें से कपड़ा स्वाइप कर देते बिना उसको कटलेरी हिलाए, तो वो भी वही है इनर्शिया की चेंजेस। एक और एक्टिविटी होती है जो अगर हम बात करें इनर्शिया को डिपिक्ट करती है, कभी भी आप एक जो कालीन होता है या फिर आपका जो बहुत बड़ी मैट होती है, उसको जब हम साफ करते हैं तो क्या करते हैं, हैंग कर देते हैं। ठीक है, हैंग करने के बाद इसमें क्या करते हैं, स्टिक मारते हैं, या फिर अगर आपको छोटी मैट होगी तो आप क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं। जैसे आप झाड़ते हैं ना जब भी, तो झाड़ने से डस्ट के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। जो आपके झाड़ने से डस्ट के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं उस कपड़े से। क्यों हो जाते हैं, उस मैट से क्यों हो जाते हैं, या कारपेट से क्यों हो जाते हैं? बिकॉज देखिए, ये भी क्या शो कर रहा है, इनर्शिया प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अब क्या है, आपने जब उसको कालीन को झाड़ा तो जो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट है वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, लेकिन जो कारपेट है वो क्या है, मूव कर रही है। कारपेट मूव कर रही है, डस्ट के जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने कारपेट मूव कराया, कारपेट तो चलेगा नीचे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें इस तरह से, यहां पे ऊपर से डस्ट के पार्टिकल्स थे, आपने सडन इसको झटका दिया और ये नीचे आ गया, तो ये तो मूव कर गया इस तरीके से, लेकिन पार्टिकल्स क्या रेस्ट पे रहना चाहते हैं। तो पार्टिकल्स क्या रह गए, हवा में ही रह गए। पार्टिकल्स यहां से हवा में ही रह गए। बाद में ये पार्टिकल्स आराम से गिरते हैं ग्रेविटी एक्शन से, तब तक आपका क्या है, मिट्टी से थोड़ी निकल चुकी होती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स रिमेन्स एट रेस्ट व्हेयरएज द कारपेट मूव्स, सो दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
क्लियर हो गया। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो आपकी एक्टिविटीज है ये क्या शो कर रही है, ये दोनों की दोनों आपकी प्रॉपर्टीज को शो कर रही है, दैट इज इनर्शिया। क्लियर हो गया। चलिए तो यहां हो गया एक। अच्छा एक बात समझते हैं थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में, थोड़ी सी बात और बता देते हैं। ये जो आप कर रहे थे, ये जो आप इनर्शिया की बात करते हैं, तो इनर्शिया किसी चीज पे डिपेंड करता है क्या? अब तो हमने खाली इनर्शिया बोला कि एक सब्सटेंस की अनविलिंगनेस कि वो अपनी स्टेट को चेंज करे, डायरेक्शन या मोशन या रेस्ट की बात करें तो उसको चेंज ना करने की उसकी अनविलिंगनेस होती है, उसको इनर्शिया कहते हैं। कोई ऐसी चीज है जो प्रॉपर्टी जिससे हम कोरिलेट कर सके किसके पास ज्यादा इनर्शिया है? यस, दैट इज मास। जिसका मास ज्यादा होगा इनर्शिया उसका ज्यादा होगा, इनर्शिया उसका ज्यादा होगा। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आपको याद रखना है। तो जैसे जैसे इनर्शिया चाहिए, अगर आपको बड़ा इनर्शिया चाहिए तो मास क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक केस लेके चलते हैं। तो हमने बात करी एक मोटा बंदा है या पतला बंदा है, किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा? मोटे पास। क्यों? बिकॉज जो पतले होते हैं वो जल्दी स्विफ्टली मूव करके, और आप देखा होगा वो स्विफ्टली मूव कर जाते हैं, और वो मतलब अगर आप देखेंगे रेस स्टार्ट हुई तो फास्ट एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन जो थोड़े मोटे होते हैं, हैवी होते हैं, वो स्लो मूव करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। समझ आया? सिंपल एक और एग्जांपल लेते हैं। बड़ा पत्थर है, छोटा पत्थर है, कौन से मूव कराने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी? बड़े में, क्योंकि वहां पे क्या इनर्शिया उसका ज्यादा है। जितना ज्यादा इनर्शिया वो उतना ज्यादा हिलने में प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे आपको इनर्शिया देखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये हमें समझ के चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू एक फॉर्मूला जो था, जो हमने ड्राइव किया था, F इज इक्वल टू ma। एक इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया नहीं है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। चलिए, ये हमने फॉर्मूला कहां ड्राइव किया था? ये हमने किया था बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसको समझ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है a body of mass 80 kg, a body of mass 80 kg starts from rest and move to a speed of 2 meter per second in 1 minute. Calculate force applied on the body. Force applied on body. चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों को हम लिखते हैं। पहला जो है बाय द डेफिनेशन अगर हम बात करें, और सेकंड जो रहेगा वो हम फॉर्मूला यूज से करेंगे। अगर हम बाय करें बाय सेकंड लॉ के हिसाब से हम बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा है वो किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। ये तो है ना। अभी हमने सीखा मोमेंटम निकालना, है ना। मोमेंटम तो हमें आता ही है, हमने क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी। तो इनिशियली क्या था? अगर पहले फाइनल देख लेते हैं। 80 मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, 80 इनटू फाइनल कितना है 2, तो 80 इनटू 2 ये फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल कितना था? 80 इनटू रेस्ट मतलब 0, तो 0 अपॉन टाइम, कितना टाइम हुआ? 1 मिनट। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे 60 से, हो गया है। 80 इनटू 60, 80 इनटू 2 160 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2 से कटेगा तो ये हो गया, और ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 6 20, तो ये हो गया आपका 6 मीटर पर न्यूटन। कितना आएगा? न्यूटन। फोर्स की यूनिट है तो न्यूटन। तो ये आपको ऐसे मिल गया। एक तो तरीका ये है आपका, ठीक है। सेकंड तरीका जो है आपका, ये फर्स्ट तरीका समझ आया होगा, बाय द कंजर्वेशन ऑफ आपका जो सेकंड लॉ था वो क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो उससे हमने कर लिया, ठीक है। सेकंड क्या है? फार्मूला वो F इज इक्वल टू ma यूज कर लिया। अब बात आई ए तो दिया नहीं है हमें, ए कैसे निकालें? ए हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, मतलब आपका
ये कह लीजिए इससे पहले जो हमने मोशन चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, फिजिक्स का, तो उसमें क्या था, हमने पढ़ा था जो आपने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी। v फाइनल कितना है 2, इनिशियल कितना था 0, a निकालना है, t से डिवाइड कर देंगे, t कितना था हमारा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो ये आ गया हमारा, a आया आपका 2 माइनस 0 2, ये हो गया 30, तो a आपका आ गया 30, 2 माइनस 0 तो 2 होता है, तो 2 हमने हटा दिया, तो हो गया 30, a आ गया 1/30, a आ गया आपका 1/30। फोर्स की फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, मास दे रखा है कितना 80 इनटू 1/30, कैलकुलेट करेंगे वही चीज आ गई 8/3, अगर आप देखेंगे 8/3 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी है 2.66 न्यूटन। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये वाला पार्ट जो है ये क्यों कराया जाता है, ये इसलिए है क्योंकि आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है, मोशन में आपने बहुत तरीके से एक्सेलरेशन निकालना सीखा है, ग्राफिकल मेथड से निकालना सीखा है, तो यहाँ पे वो ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन भी दे सकता है, ठीक है। आपको आपने तीनों इक्वेशंस ऑफ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखा है, तो वो तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन लगने को आ सकती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक्सेलरेशन किस तरीके से निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलते ही उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है किसी भी बॉडी का अगर आप एक्सेलरेशन को, किसी भी बॉडी के एक्सेलरेशन को आप मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट गिव्स फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जो उसमें फोर्स लग रहा है। क्लियर हो रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हम बोलते हैं एक इस तरीके से क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आप इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगो, आपकी जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो उसको ओवर लगेगी, ठीक है। चलिए क्या देते हैं, अ बॉडी ऑफ मास, a body of mass 10 kg goes from rest to a speed of 5 meter per second after covering 15 around 15 नहीं लेते, ऐसे लेते 25 मीटर, after covering 25 मीटर, calculate the force on the body, force निकालना है, force on the body, बॉडी पे कितना फोर्स लगा है वो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। एक बॉडी है, उसका मास है 10 kg, गोज फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कवरिंग 25 मीटर डिस्टेंस, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द बॉडी, बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें बताना है। चलिए करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें F इज इक्वल टू एम ए, आपको लगाना तो F इज इक्वल टू एम ए है, लेकिन A नहीं पता, A ढूंढना है, A फाइंड करना है, ठीक है। गिवन क्या है देखते हैं, गिवन है हमें मास दे रखा है, चलिए मास हमारा देगा 10 kg, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। हमें इनिशियल स्पीड पता है 0 है, ये भी पता लग गई, फाइनल स्पीड हमें v पता है 5 है, चलिए गुड, और कवरिंग डिस्टेंस कितना है हमारा 25, तो s पता है हमारा 25 है। हमें a निकालना है, हमें क्या निकालना है, a निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज होगी इसमें, थर्ड इक्वेशन यूज हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v कितना है हमारा 5 का स्क्वायर 25 माइनस a कितना है 0, u 2a, s की वैल्यू हमें दे रखी है 25, तो 25 ले लेते हैं सीधा, गुड। a आ जाएगा हमारा, अगर हम देखिए चलिए करते हैं 25 माइनस 0 25 इज इक्वल टू 25 into 2 50, तो a आ गया आपका यहां से 25/50 दैट इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन आ गया आपका 1/2, क्या है यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपका, a आ गया। अब a आया उसको सीधा 10 मास से मल्टीप्लाई करो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। फोर्स आ गया 10, मास है 10, a है आपका हाफ, तो 5 न्यूटन। सिंपल है, इजी है, आसान है, ठीक है। तो आपका फोर्स इस तरीके से निकल गया। आपको करना क्या है, a निकालना है, a निकलते ही आपने क्या करना है, उसको f निकालने के लिए मास से मल्टीप्लाई करना है, गेट द आंसर। ये आपका क्वेश्चन होता है। तो
ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो हमने बताए थे कॉलिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं आपके। और इनर्शिया के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कारपेट को जब हम झाड़ते हैं तो उसमें से डस्ट कैसे अलग हो जाती है। अभी अगर एक ग्लास के ऊपर एक कार्ड के ऊपर हमने कॉइन रखा हुआ है, तो अगर कार्ड को हम तेजी से मूव कराते हैं, स्लाइड कराते हैं, हटा देते हैं, तो जो कॉइन है वो नीचे गिर जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो वहां पे इनर्शिया कंसेप्ट आता है, मोमेंटम का हो गया, और ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम बात करें उससे आपका F = ma जो फॉर्मूला निकला है उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म होता है। चलिए, ओके, थैंक यू।